नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की बहुत बुरी हार हुई और उसके बाद बीसीसीआई को कुछ फैसले लेने पड़े और रवि शास्त्री को वनडे सीरीज तक के लिए टीम डायरेक्टर बनाया गया। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है कि ये मनसब जो उनका है वो 2015 यानी कि अगले साल के वर्ल्ड कप तक भी बरकरार है। बहुत सारे रद्द-ए-अमल आ रहे हैं और फिर उसके बाद हम आज इस प्रोग्राम में इस बात पर भी बात करेंगे कि किस तरह से एक मरतबा फिर अर्जुन अवार्ड तनाज़े का शिकार हो गया है। हालांकि राजीव गांधी खेल रत्न तो किसी को मिला नहीं। जो 15 अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब खिलाड़ी हैं उनको लेकर के काफी तनाजा है और जिन लोगों को नहीं मिला वो काफी गुस्से में है और इनमें से एक ने अदालत जाने का भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है। तो आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में इन्हीं दो मौजूआत पर बात करेंगे और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब। इन सभी यानी कि दोनों मुंह पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। रवि शास्त्री से मुतालिक एक खबर यह आ रही है कि रवि शास्त्री 2015 के आलमी कप तक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रह सकते हैं। अब तक उनकी मामूरी सिर्फ इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज के लिए हुई है, जैसा कि आपको मालूम है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत खराब हार हुई थी। लेकिन जराये के हवाले से अब यह खबर आ रही है कि शास्त्री अगले आलमी कप तक ये ओहदा संभाल सकते हैं। और जराये ये भी बता रहे हैं कि हालांकि बीसीसीआई आइंदा आलमी कप में डंकन फ्लेचर को ही कोच बनाए रखने के हक में है। हालांकि कहा जा रहा था कि फ्लेचर अब जा सकते हैं, लेकिन अगर इस बीच फ्लेचर ने इस्तीफा दे दिया तो रवि शास्त्री ही अगले आलमी कप तक कोचिंग का भी काम देखेंगे। यानी सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है कि फ्लेचर को हटाया नहीं जाए बल्कि वो खुद से इस्तीफा दे दें। सूरत हाल इस वक्त ये है। और उधर साबिक हिंदुस्तानी कप्तान राहुल द्रविड़ का एक बयान आया है। उन्होंने हिंदुस्तानी टीम के सपोर्ट स्टाफ में तब्दीली किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। द्रविड़ के मुताबिक ऐसी तब्दीलियों के लिए वो इंग्लैंड दौरा खत्म होने का इंतजार करते, क्योंकि ये इस अमल में शामिल किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। स्टूडियो में मौजूद हैं मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। लगातार खेल की सरगर्मियों और खासतौर से क्रिकेट की सरगर्मियों पर इनकी नजर है। फरीदी साहब, जैसे कि हम लोग ने बातचीत भी की थी कि टेस्ट सीरीज जिस तरह से हम हारे, बहुत ही बदतरीन शिकस्त हुई, शर्मनाक शिकस्त हुई। जितने भी एडजेक्टिव लगाए जाए कम होगा, क्योंकि लॉर्ड्स जैसे मैदान पर जीतने के बाद हम सीरीज हारे और उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया बीसीसीआई ने और रवि शास्त्री को टीम डायरेक्टर बनाया। लेकिन अब उनके मनसब में, इनके पोस्ट में तोसी की बात आने लगी है और चूंकि वनडे सीरीज के लिए उनको बनाया गया था और जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप भी 50 ओवरों की क्रिकेट का होने वाला है 2015 में, और ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद रवि शास्त्री को 2015 के वर्ल्ड कप तक के लिए बनाया जाए, बरकरार रखा जाए। और डंकन फ्लेचर की जो सिचुएशन है वो आप जान रहे हैं, उनसे इस्तीफा मांगा नहीं जाएगा बल्कि इस्तीफा ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है कि वो इस्तीफा देकर चले जाएं अपने मुल्क और रवि शास्त्री सब कुछ हो जाए। तो क्या आप माना जाए कि रवि शास्त्री अब बीसीसीआई यानी हिंदुस्तानी क्रिकेट के बिग बॉस हो गए? देखिए, सबसे अहम बात यह कि रवि शास्त्री किस रूप में सामने आए हैं। उन्हें जो ओहदा दिया गया है वो डायरेक्टर का है। उन्होंने उस ओहदे को संभालने के बाद सबसे पहली चीज ये वजाहत कर दी इस बात की कि इससे कोच और कैप्टन के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं किसी काम में मदाखलत नहीं कर रहा हूं। मेरा रोल जो है सिर्फ रिपोर्ट करने का है, जो लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे। दूसरी बात यह कि जो अब तक जो परफॉर्मेंस इंडिया की रही है उसके हिसाब से ये बीसीसीआई का एक स्टेप है जो कि एक पर्दापोशी कर सकते हैं। देखिए, रवि शास्त्री ने ओहदा संभालने के बाद 2-3 चीजें ऐसी कही हैं जिससे लगता है कि वो इस मामले में ज्यादा कुछ संजीदा नहीं है। पहले तो उन्होंने इस बात पे कहा कि जो लॉर्ड्स में हम एक टेस्ट मैच जीते, एक टेस्ट जीते, वो बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमारा व्हाइट वॉश हुआ था, उस वक्त उस टीम में बड़े नाम शामिल थे। इस वक्त जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। तो उन्होंने एक तरह से टीम का डिफेंड किया, वो डिफेंड कर रहे थे वो। दूसरी बात यह है कि शास्त्री क्या रोल प्ले करेंगे। अब उनके आने के बाद 2 सपोर्टिंग स्टाफ को जब हटाया गया, एक कोच, बॉलिंग कोच और एक फील्डिंग कोच को, तो उसके बाद कोच जो है वो
लगा जैसे उनके पर खतरे जाएंगे। लेकिन देखिए एक बीसीसीआई ने ओवरऑल जो पिक्चर थी वो साफ नहीं की कि जो टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई है उसके लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे, क्या सिर्फ डायरेक्टर ही आने के बाद पूरी टीम को सही कर देगा, ये चीज। लेकिन यही बात मैं आपसे पूछने जा रहा था कि क्रिकेट में बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो मैदान से बाहर बैठे वाले लोगों का कोई रोल नहीं होता है। हम इस पर आपसे बात करेंगे। इस वक्त फजल इमाम मलिक फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। फजल साहब, खबर आ रही है कि रवि शास्त्री को टीम का डायरेक्टर 2015 के वर्ल्ड कप तक बनाया जा सकता है और बहुत अच्छी सिचुएशन फ्लेचर के लिए भी नहीं है। उन पर एक तरह से कहा जा रहा है कि प्रेशर ही डाला जा रहा है कि खुद से इस्तीफा दे दें। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ हम वनडे क्रिकेट या फिर पूरे क्रिकेट की बात करें तो एक नए बॉस की शक्ल में रवि शास्त्री उभर कर सामने आए हैं? और जैसा कि मंसूरुद्दीन फरीदी साहब ने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज में टीम की कारकर्दगी का दिफा भी किया है, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुल मिलाकर जो आगे की हिकमत अमली होगी, किस तरह से वो मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों के साथ तालमेल बैठा पाएंगे? क्योंकि क्रिकेट में तो यही देखने को मिलता है कि जो मैदान के बाहर कोई भी बैठा हो, कोच, मैनेजर, डायरेक्टर, सिलेक्टर, उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। खेलना खिलाड़ियों को होता है। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी चीज है, जो सवाल ये है कि क्या डंकन फ्लेचर या रवि शास्त्री मैदान पे खिलाड़ियों को वही चीज बता पाएंगे? खेलना उन मैदान पर 11 खिलाड़ियों को होता है। 22 गज के जो पत्ती होती है, उस पर ही बल्लेबाजों को परफॉर्म करता है। कोई रवि शास्त्री, कोई डंकन फ्लेचर वहां जाके आपको मैदान पे नहीं बताएगा। जो भी टिप्स देना होगा मैदान के बाहर देना होगा। और जिस तरह से भारतीय टीम टेस्ट में खेली है वो मतलब शर्मनाक है। और पता नहीं किस तरह से दफा कर रहे हैं रवि शास्त्री के। भारतीय टीम ने बहुत अच्छा, अगर वो 94 उनका कहने का मतलब है कि बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं थे, बहुत सारे मतलब 95% ऐसे थे जो पहली बार खेल रहे थे। 95% तो इंग्लैंड टीम में भी ऐसी थी जो बहुत, हाँ बिल्कुल, दोनों टीम में ही सूरत हाल। दोनों टीम ना तजुर्बेकार थी। आप देखिए, अगर इंग्लैंड टीम में जेम्स एंडरसन, ब्रॉड, कुक और बेल को छोड़ दीजिए तो बाकी के 7 खिलाड़ी नए थे। आपके ना तजुर्बाकार कहे गए थे। ना तजुर्बेकार, आप 56 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। विराट कोहली जैसी शख्सियत जो 19 टेस्ट सेंचुरी मार चुका है, उसको अगर आप कह रहे हैं कि नई टीम है तो फिर मेरे ख्याल से तो पुरानी टीम क्या होती रही, रवि शास्त्री ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल आपका सही कहना है कि इस तरह की परफॉर्मेंस को डिफेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन रवि शास्त्री चूंकि कदम जमाना चाह रहे हैं, आपको याद होगा कि बैटिंग में भी बड़ी मुश्किल से कदम जमाते थे, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते थे, काफी वक्त लेते थे वो अपने आप को फॉर्म में लाने के लिए। आप फोन लाइन पर हम आपसे बात करेंगे, मंसूर साहब से जानना चाहते हैं। जी मंसूर फरीदी साहब, किस तरह से कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं रवि शास्त्री? और ये जो उन्होंने बयान दिया है इसी का एक हिस्सा है कि खिलाड़ियों को इत्तेमाद में लेना तो पहले जरूरी होता है, चाहे टीम का कोच हो या डायरेक्टर हो। देखिए, बेशक शास्त्री और बीसीसीआई के रिश्ते जो हैं कोई छुपे हुए नहीं है। आज से नहीं, वो 10 साल से इसी तरह से जुड़े हुए हैं। और अगर वो एक पॉजिटिव रोल में सामने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो गलती कर रहे हैं हम उससे पर्दा न डालें। हम जो खामियां हमारे सामने आ रही हैं हम उससे कुछ सीखें। हम हारते हैं मैदान में, कोई बात नहीं, खेल में हार जीत होती है, लेकिन उस हार में जो खामी सामने आ रही है उनको आप दूर करिए। आप उनको दूर नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप ये इस टेस्ट सीरीज में हमारी जो स्लिप की फील्डिंग है वो मजाक बन के रह गई। उसके बाद नतीजा ये है कि आपने 2 सपोर्टिंग स्टाफ को हटा दिया। उसके बाद परसों जब उन्होंने फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं कराई फिल्चर ने मैदान में, और पूरी टीम जो थी फुटबॉल मैच खेल रही थी। जबकि इस पे अखबारों में भी आया है कि आखिर जब एक दौर ऐसा था जब जॉन राइट और सौरव गंगोली के पास टीम थी इंडिया की, तो वहां कई घंटे स्लिप के फील्डर से प्रैक्टिस कराई जाती थी फील्डिंग की। लेकिन यहाँ पर तो अच्छा वो चीज गैरी क्रिस्टन टाइम में जारी रही, लेकिन जब से धोनी और ये फिल्चर आए, इनके आने के बाद से ये फील्डिंग खत्म हो गई, प्रैक्टिस ही खत्म हो गई इसकी। उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं। देखिए, आप पूरे सीरीज में आपकी सबसे खराब धोनी की बात मंसूर साहब ने कही है। कई गैर मुल्की खिलाड़ी ऐसे हैं जो धोनी का दिफा कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का जो पूरा रोल रहा है और खास करके गैर मुल्की दौरे पर जो नाकाम कप्तान वो साबित हुए हैं, और जिस तरह के वो अब बयानात भी देने लगे हैं, काफी गुस्से में नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अब टीम के बारे में जो लोग जो भी तबसरा कर रहे हैं उनको पहले समझ बूझ लेना चाहिए। तो रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी का रिश्ता, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। अब खबर आई है कि 2015 तक वो रह सकते हैं रवि शास्त्री। आपको क्या लगता है किस तरह से डायरेक्ट करेंगे ये नए डायरेक्टर टीम को? जवाब साहब, देखिए, नए डायरेक्टर किस तरह से डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मैं मंसूर की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जी श्रीनिवासन के चहेते हैं रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी दोनों।
और शायद कहीं न कहीं इसका इनाम रवि शास्त्री को मिला है। आप देखिए कि जब मैच फिक्सिंग का मामला सामने आया था तो सबसे स्ट्रांगली अगर किसी ने बचाव किया था श्रीनिवासन का तो वो रवि शास्त्री थे। रवि शास्त्री कितने कामयाब होंगे, अपने जमाने में वो कितने कामयाब थे, ठीक है कि ठीक ठाक क्रिकेट खेल लिया करते थे, अब ठीक ठाक कमेंट्री भी कर लिया करते हैं और ठीक ठाक बीसीसीआई का बचाव भी कर लेते हैं। मुझे सबसे लेकिन अपनी कमेंट्री में जिन चीजों की मजम्मत वो करते थे, कमेंट करते थे, उसी चीज को फेस करना पड़ेगा अब उन्हें। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी बीसीसीआई के कामकाज के तरीके पे सवाल नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? क्यों पेट सर्वेंट की तरह काम करते हैं? जबकि जब भारतीय क्रिकेट रसातल में जा रही है, जो भारतीय क्रिकेट का आप स्लिप की बात की, स्लिप में जिस तरह से हमने 10 से 19 में 10 कैचेस छोड़े हैं, आप गेंदबाजों के लिए फिर रह क्या जाता है? जब अरे रेगुलेशन कैच छोड़े हमने, ये कैच ऐसे नहीं, बहुत टफ कैच थे, बहुत मुश्किल कैच थे, वो आसान से कैच था। ठीक उसका उल्टा देखिए, इंग्लैंड के फिलिप के फील्डर ने कुछ बेहतरीन कैच पकड़े। तो दोनों टीम का एक बड़ा डिफरेंस फील्डिंग भी थी। आप जब तक और हमने देखा कि स्लिप में काफी दूर खड़े हो रहे थे हमारे खिलाड़ी, एक नई चीज थी। मंसूर साहब ने कहा कि किस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती थी, अब वो प्रैक्टिस देखने को नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर एक अजीब व गरीब कैफियत हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में नजर आ रही है, जबकि वर्ल्ड कप सर पर है। लेकिन फिर वही देखा जा रहा है कि कुछ जो तब्दीलियां टीम सपोर्ट स्टाफ में आ रही हैं, उसको लेकर के हो सकता है कुछ फायदा हो, लेकिन क्रिकेट के खेल में ये फायदा कहां तक हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वो सपोर्ट स्टाफ से क्रिकेट खेलेगा नहीं, क्रिकेट तो खिलाड़ियों को खेलना है। क्रिकेट के कैच तो खिलाड़ियों को मैदान पे लेना, बल्लेबाजी उन्हें करनी है, गेंदबाजी उन्हें करनी है। सपोर्ट स्टाफ से जाके मैदान में उनसे नहीं कहेगा कि आप ये कैच ले लीजिए। तो सपोर्ट स्टाफ क्यों दिया गया इतना, किन वजहों से दिया गया, ये सारी चीजें अपने साल चुके बीसीसीआई जो देश में हार हुई थी उसको कहीं पैचअप करने की कोशिश नहीं, सारा खेल हुआ और कुछ नहीं। और धोनी को बचाने की भी शायद कोशिश की जा रही है और धोनी को ये लगने लगा है कि उनका कोई मुतबादिल नहीं है। ये बिल्कुल सही है। मुतबादिल विराट कोहली को माना जा रहा था, वो भी बल्ले से नाकाम रहे हैं। मंसूर फरीदी साहब, ये बात तो बिल्कुल तय है कि महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री के रिश्ते में इसलिए खटास नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों जिसका नाम लिया जा रहा है बीसीसीआई के सदर, उनके बहुत चहेते हैं। आपको क्या लगता है, क्रिकेट शायकीन का ये सवाल है आपके लिए कि आखिर ये जो तब्दीली की गई है इसका क्रिकेट टीम पर कितना मुस्बत असर पड़ेगा? क्या टीम अचानक डायरेक्टर के मुकर्रर होने से टीम सुधर जाएगी? नहीं शबाब साहब, देखिए ये इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम जब बाहर जाते हैं दौरे पे तो वहां हारना कोई हमारी नई चीज नहीं है। देखिए 12 महीने में हम पिछले 12 महीने की बात हम करें तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में हम हार चुके हैं, इंग्लैंड में हम हार रहे हैं। दूसरी बात यह कि हम वहां की दौरों की तैयारी कैसे करते हैं। देखिए अगर हम पिछले साल देखेंगे जब एशेज सीरीज हो रही थी तो ऑस्ट्रेलिया 1 महीने पहले इंग्लैंड चले गए थे, उन्होंने 1 महीने पहले जाके उन्होंने तैयारी की। हमारी टीम जाती है तो जाने के बाद वो एक सरोजा मैच खेलने के बाद टेस्ट मैच खेलने को उतर जाती है। तो देखिए एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बीसीसीआई का जो प्रोग्राम बनता है, जो शेड्यूल बनता है उसकी प्रॉब्लम है। इनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल की वजह से, तो ये टाइम नहीं दे पाते। दूसरी बात ये कि वो मैदान में क्रिकेटर्स कितने सीरियस हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। अब जिस तरह वो फैमिली का डिस्प्यूट आया कि भाई उनकी वाइफ सब नहीं जाएंगी, गर्लफ्रेंड, तो ये सब चीजें जो है ये सब एक तरह से जो बुनियादी मकसद हैं, जो बुनियादी पॉइंट्स हैं, उनसे तवज्जो हटा रहे हैं आपके, चाहे वो धोनी को कवर अप कर रहे हैं। सही बात है। मजमूई तौर पर हमारे दोनों एक्सपर्ट का यही कहना है कि खेलना खिलाड़ियों को है और खिलाड़ियों को एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी मैदान के अंदर, तभी टीम वापस आ सकती है। और जिस तरह की खराब परफॉर्मेंस गैर मुल्की मैदान पर हम कर रहे हैं उसे ठीक करना होगा। और अगर इसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े तो ये भले ये काम किया जा सकता है, इसकी डिमांड काफी दिनों से आ रही है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टूडियो में मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, फोन लाइन पर फजल इमाम मलिक मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे अर्जुन अवार्ड की और उससे जुड़े हुए तनाजात की। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो क्या था। वो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा लगता था। ये वही है। There is no choice but to fight.
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर खेल सहाफी मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, और फोन लाइन पर बात करेंगे एक और सीनियर खेल सहाफी फजल इमाम मलिक से। और बात करेंगे इस सेगमेंट में नाजरीन के अर्जुन अवार्ड, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है खिलाड़ियों के लिए, उससे जुड़े तनाजात की। हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र बत्रा ने कहा है कि जिन हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है, यानी कि इस साल के लिए जिनका इंतखाब नहीं हुआ है, और एथलीट हरवंत कौर की तरफ से वो अदालती कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि पूरे कानूनी अमल में होने वाला खर्च वही बर्दाश्त करेंगे। और उधर 2010 कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले मुक्केबाज मनोज कुमार काफी गुस्से में हैं। उन्होंने वजारत खेल के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर दिया है। मनोज के मुताबिक इस साल अर्जुन अवार्ड पाने वालों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल न करके वजारत खेल ने उनकी तौहीन की है। और जब दबाव लगातार बढ़ने लगा तो कपिल देव की क़यादत वाली सिलेक्शन कमेटी की एक और हंगामी मीटिंग हुई, लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं लिया जा सका, और जो पहले सिफारिश की गई थी अर्जुन अवार्ड के लिए, वही सिफारिश बरकरार रही है। काफी गुस्सा है मंसूर फरीदी साहब। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एक अवार्ड तो हम गंवा चुके, खेल रत्न किसी को नहीं मिल रहा है इस साल, लेकिन अर्जुन अवार्ड के लिए जिन खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है उनमें से कुछ खिलाड़ी छूट गए हैं। काफी गुस्सा है, और शायद ये पहली मर्तबा है कि एक खिलाड़ी जो है इस गुस्से में आकर के अदालत जाने के लिए तैयार है। और हॉकी इंडिया के बत्रा साहब तो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। तो क्या अब इसमें किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है इस अवार्ड के इंतखाब में? देखिए, पिछली बार भी हम लोगों ने इस तरह बात की थी इस मौजू पे जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, जब ये अवार्ड्स की इमेज एक बंदरबांट जैसी हो जाएगी कि हर आदमी अवार्ड पाने वाले को शक की नजर से देखेगा, तो उसका अंजाम यही होना है कि आखिर में आदमी अदालत पहुंचेगा। मेरे ख्याल में आखिर में लक्की ड्रॉ करके अवार्ड बांट दी जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चीज जो है ये खिलाड़ियों की भी अब ये नौबत हो गई है कि लोग अवार्ड के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अवार्ड मिल गया तभी उनकी पहचान रहेगी। हालांकि देखिए, स्पोर्ट्समैन के जो आपको क्या ना लगता है कि कुछ जेन्युइन खिलाड़ियों की नाराजगी बिल्कुल होगी, नाराजगी बिल्कुल होगी, जेन्युइन ही दब जाते हैं। क्योंकि ये बात कही जा रही है कि कपिल देव क्रिकेट से हैं, बहुत कम वक्त मिला उन्हें, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया गया, तो सही तरीके से खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं कर पाए वो। हम बात करेंगे फजल साहब से। फजल साहब, आपने सारी बातें सुनी, सारी बात आपके जहन में भी है, अदालत तक जाने की बात कही जा चुकी है। क्या आपको लगता है कि ये जो खिलाड़ी हैं, खास करके बत्रा साहब की जो इमेज है और वो जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है, और मनोज का कहना है कि वो अदालत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर कोताही हुई है? देखिए, कोताही और कपिल देव का जो एटीट्यूड है, खासकर दूसरी मीटिंग के बाद जिस तरह से वो नरेंद्र बत्रा को लेकर उन्होंने कहा जी, कौन बत्रा, उन्होंने इंडिया खेला ये नहीं, कपिल देव ये सवाल नहीं उठा सकते। इसीलिए देखिए, सब तनाजात इसलिए भी हो रहे हैं कि जी थॉमसन जो साई के डायरेक्टर हैं, उनके स्टेट केरल से 3 या 4 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जाहिर है कि सवाल उठेंगे, वो किस नौवियत का है ये अलग की बात है, लेकिन जब 4 एक ही स्टेट से जहाँ का कोई डायरेक्टर हो जो उस कमेटी में शामिल हो, अगर वहाँ के लोग 3-4 के खिलाड़ियों को चुना जाता है अर्जुन अवार्ड के लिए, तो ये सवाल इतना वाजिब है। नरेंद्र बत्रा ने आपको बता दें कि ने कपिल देव को बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं। मेरे पास उसकी कॉपी भी है शहबाज साहब। उन्होंने कहा कि कपिल देव ने सिर्फ मुझसे इसलिए बदला लिया है, हॉकी इंडिया से इसलिए बदला लिया है कि वो ये उड़ीसा, पंजाब और कई जगहों पर उनकी एक कंपनी वहां लाइट लगाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उस कंपनी जिसके मालिक कपिल देव हैं उसको नहीं लगाने दिया। शायद इसकी वजह से उन्होंने हॉकी के खिलाड़ियों को इस तरह के अर्जुन अवार्ड की सूरत, यानी पूरी तरह से खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है, खिलाड़ियों को भुगतना पड़ा है बाकायदा उसकी। और उन्होंने इसके लिए आरटीआई भी दाखिल किया है। मेरे पास इसकी 8-10 कॉपियां उनकी बताने बाकायदा मेल आया है, मेल तो उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने ये लिखा कि इस कंपनी को इसलिए नहीं जानते, उनकी कंपनी को मंसूर साहब, आपने सुना फजल साहब को किस तरह से कपिल देव और नरेंद्र बत्रा के ताल्लुकात, और जो कहा जाए कि कारोबारी ताल्लुकात, और उसमें जो हुई तलखी थी उसका इंतकाम, और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है खिलाड़ियों को। तो इस तरह से अगर अर्जुन अवार्ड जो मुल्क का सदर तकसीम करता है 29 अगस्त को कौमी योम खेल के मौके पर, और एक अजीम शख्सियत खेलों की अगर माना जाए, मेजर ध्यानचंद दिन का योम पैदाइश होता है,
उस दिन तकसीम होने वाले इस अवार्ड के सिलसिले में इस तरह के तनाजात होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर अर्जुन अवार्ड के लिए कोई अदालत जाता है तो ये तो हिंदुस्तानी खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इस मौजू पे, देखिए कि एक मर्तबा ये अवार्ड्स खत्म कर दिए गए हैं सिर्फ इसी तनाजे की वजह से। अब ये चीज पिछले 3 सालों में जितनी बड़ी है वो फिर वही मामला अदालत तक पहुंच रहा है कि मतलब आज अदालत ही फैसला करेगी कि आप कितना लायक हैं कि नहीं है इसके। तो ये लेकिन शफाफियत की बात है, फजल साहब ने आरटीआई की बात कही है, बिल्कुल इस चीजों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया है खिलाड़ियों को सही तरीके से मालूम होना चाहिए। एक रियासत के कोटा से कई खिलाड़ी चले गए हैं अर्जुन अवार्ड के लिए, ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, वही खिलाड़ियों में मसला वही है ना कि सबसे बड़ी चीज अवार्ड के लिए लॉबिंग है। आपकी लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है। आपकी अब सामने मिसाल है इसकी, आप पिछली बार जैसे भारत खेल रत्न में हुआ या भारत रत्न में हुआ, आप देख रहे हैं लॉबिंग सबसे बड़ी चीज है। कोई खिलाड़ी उसकी लॉबिंग नहीं है तो पीछे रह जाएगा, साफ सी बात है वो। तो उसमें ये चीजें ये बैलेंस बिगड़ेगा इसका कि वो एक खत्ते का 4 आदमी आ रहे हैं, एक स्टेट के 3 आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं। अब रहा सवाल कपिल देव फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है इस पर तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते फिलहाल। लेकिन ये फजल साहब से बात करते हैं। फजल साहब, कई जगह कई रियासतों में हम लोगों ने देखा है कि और जगह भी 29 अगस्त को इनामात बांटे जाते हैं। हमने देखा है कि स्टेडियम के बाहर खिलाड़ी धरने पर बैठे रहते हैं जिन्हें नहीं मिलता है, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति भवन के बाहर भी इस तरह का नजारा आने वाले दिनों में यह हो सकता है इसी साल देखने को मिल जाए? कोई ठीक नहीं है शबाब जी, कोई ठीक नहीं है कि खिलाड़ी अब इस तरह का नजारा राष्ट्रपति भवन के सामने भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज फिर मैं कहूंगा, दिक्कत यह है कि जो यानी इसमें शफाफियत कैसे लाई जाए। हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि खेल को एलीट वर्ग और जैसे जमीनी सतह के खिलाड़ियों के बीच फर्क नहीं महसूस होता। यही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, बड़े लोग जो है जो वहाँ बैठे हुए हैं सरकार के महकमे में, या चाहे वो खेल सेक्रेटरी हो या दूसरे, वो खेलों को भी 2 नजरिए से देखते हैं। एक जो अवाम का खेल है और एक जो एलीट खेल है। एलीट पैनल के लोग तो उनकी लॉबिंग ज्यादा होती है, जिस जिक्र मंसूर ने किया, उसकी लॉबिंग ज्यादा होती है, वो लॉबी कर लेते हैं, वो सेक्रेटरी से मिल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे बॉक्सर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वेटलिफ्टर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बॉक्सर ने कहा कि वो अदालत जाएंगे और काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। मंसूर साहब, बहुत अच्छा सवाल उठाया है फजल साहब ने कि एलीट लोगों का खेल होकर के रह गया है ये सारा, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए खेल जो रवायती खेल मुल्क के हैं उनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर किसी की नजर नहीं है। देखिए, पूरे खेलों की बात हम करें तो देखिए कुछ गेम ऐसे हैं जो एलिट की बात कर रहे हैं वो तो हैं, और वो अवार्ड देने के वक्त उनको तरजीह दी जाती है, ये भी साफ सी बात है, होती है इसमें। लेकिन अब जिस तरह कबड्डी हमारे सामने आ रही है, एक प्रोफेशनल लीग बनकर सामने आ रही है, बस जिस तरह दूसरे खेल सामने आ रहे हैं, ये जब सामने आएंगे इनकी मकबूलियत बढ़ेगी तो ये भी दावेदार बनकर उभरेंगे सामने, क्योंकि इनकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हुई है आज तक। तो अब हमारे यहाँ असूल वही है कि जो मार्केट में नजर आ रहा है वो बिक रहा है, तो इनको जरा सा टाइम मिलेगा तो ये दूसरे गेम्स जो है सामने बढ़ेंगे इसमें। तो बड़ा सवाल यहां पर है कि किस तरह से हम खिलाड़ियों को मुतमईन करें, ताकि पहले तो अर्जुन अवार्ड के सिलसिले में इस तरह के तनाजात नहीं होते थे। अब ऐसा देखा जा रहा है कि स्टेट लेवल वाला मामला हो गया। स्टेट लेवल पर जब खिलाड़ियों से बायोडाटा मांगे जाते हैं, जिनके पहुंच गए उनको मिल जाता है, जिनको नहीं पहुंचे उनको नहीं मिला। कई मरतबा ये भी हुआ है कि एक का चेक दूसरे को मिल गया। इस तरह का तमाशा फजल साहब आप देखे हुए हैं। तो ये अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति भवन का वकार है, अर्जुन अवार्ड का अपना एक वकार है। तो इस तरह की चीजें जो रियासती सतह पर लोकल लेवल पर होती हैं, अगर इसमें देखने को मिलेंगी तो इसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रह पाएगी अर्जुन अवार्ड की। जिस तरह से तनाजा खड़ा हुआ है शबाब जी, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई अहमियत अब बचेगी। अगर इस तरह के तनाजात होते रहे, अर्जुन अवार्ड जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड हो सकता है, राजीव खेलरत्न के बाद अगर कोई है तो अर्जुन अवार्ड है। और ये अवार्ड भी अगर तनाजात में गिरता है, चाहे खिलाड़ी जो जिन्हें मिलता है उनको भी सवाल उठते हैं उनकी वो इतने हल थे या नहीं थे, उनसे भी सवाल उठते और फिर पूरे अवार्ड टूटता है। जाहिर जो भी कमेटी बनाए सरकार को उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, किस तरह लानी है। आप कपिल देव के बाद दिक्कत यह है कि कपिल देव कुश्ती को कितना जानते हैं। कपिल देव अब जैसे नरेंद्र बत्रा को लेकर जो सवाल जिस तरह से उन्होंने सटायर के तौर पे पूछा, वो उनसे नहीं पूछना चाहिए। और नरेंद्र बत्रा ने स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल का की हॉकी खेली है, ऐसा जी बिल्कुल। कम से कम कपिल देव को अपने साथियों से जो कमेटी में दूसरे लोग थे उनसे राब्ता कायम करके उनके बारे में पता करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर इस मर्तबा जो सवाल के घेरे में है वो कपिल देव हैं।
कपिल देव एक जाहिर सी बात है क्रिकेटर है, उनको पहली बार अर्जुन अवार्ड की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और कहा यह जा रहा है कि वो आपसी रंजिश को उन्होंने उसमें शामिल कर लिया। नरेंद्र बत्रा का मामला बिल्कुल साफ है, अखबार में बयान भी आ गया है और इसके अलावा भी ये कमेटी बहुत ही फाल तरीके से और पूरी शफाफियत के साथ खिलाड़ियों का इंतखाब नहीं कर सकी। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का यह कहना है कि ये एक ऐसा अवार्ड है जिसमें तनाजात जो है बरकरार रहेंगे, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी मुतमईन नहीं होगा, हर खिलाड़ी चाहता है कि उसको अर्जुन अवार्ड मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फोन लाइन पर हमसे जुड़ने के लिए फजल इमाम मलिक साहब और स्टूडियो में आने के लिए आपका मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंडअप का वक्त अब खत्म हो चला है और हम आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करेंगे हमारी वेबसाइट समय-live.com। तो फिलहाल स्पोर्ट्स राउंडअप से शबाब अनवर को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।